हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @biomet। आज एक क्विक वीडियो के साथ फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज को कवर करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही एक स्लाइड ओपन कर रखी है। कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। अच्छा, कभी कभी ना ये साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आजकल जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं वो मैचिंग से भी आने लग गए हैं। सो ये क्वेश्चन भी हमें मिला था, ठीक है। सो स्टेट के एक पुराने क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन भी मिला था, दैट हु हैव गिवन दिस कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। यानी एटीपी फॉर्म कैसे होता है? देखिए, एटीपी है क्या? एटीपी इज एडेनिन, राइट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप है। तो जैसे जैसे फॉस्फेट ऐड होते जाएंगे आपका एटीपी यानी एनर्जी करेंसी बनती जाएगी। अगर 1 होगा तो हम इसको मोनोफॉस्फेट कहेंगे, अगर 2 होंगे तो डाइफॉस्फेट कहेंगे, और 3 होंगे तो ट्राइफॉस्फेट। जब 3 फॉस्फेट होते हैं तो आखिरी फॉस्फेट निकालना आसान होता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी एनर्जी करेंसी है। 2 होते हैं तो 2 में से भी आखिरी निकालना आसान होता है, लेकिन एक फॉस्फेट निकल नहीं सकता और उसको यूज नहीं किया जा सकता टू परफॉर्म एनी अदर एनर्जी बाउंड प्रोग्राम और एनर्जी बाउंड प्रोसेस, उसको नहीं करा जा सकता। तो इसीलिए एटीपी एक ज़्यादा अच्छी एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। मैं इसको वापस लेती हूँ, किसी और टाइम पे और अच्छे से बताएंगे कि एक्चुअली एटीपी क्या है। तो साइंटिस्ट मिशेल ने एक हाइपोथेसिस दिया कि जो एटीपी फॉर्मेशन है वो एक केमिकल और ऑस्मोटिक थ्योरी से बनता है। मतलब ऑस्मोसिस से कैसे भाई? ऑस्मोसिस से ऐसे कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि जो आपका एटीपी स्ट्रक्चर है, जो एटीपी बनाती है एंजाइम होती है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। वो ट्रांसमेम्ब्रेन सिस्टम बना के रखती है, यानी एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ पार्टिकल्स का पास ऑन होता है और उसके जरिए एटीपी जो है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस जरूरी होता है, यानी जो कुछ आपके आयंस होते हैं वो मेम्ब्रेन को पास करके जाते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करवा देते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या बनता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट आपके 2 प्रोसेस में बनता है, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए वैसे तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटीपी कहाँ बनता है, ठीक है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटीपी बनता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। लेकिन सभी ऑर्गन्स, सभी सेल्स जो हैं, सेल्स के सभी पार्टिकल्स जो होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो अपने लिए एटीपी थोड़ा थोड़ा बनाते ही हैं, बट ज़्यादा मात्रा में कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको पावर हाउस होती है सेल कहते हैं। अब क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट आपका मॉलिक्यूल होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस के लिए थैलाकोइड्स के अंदर एटीपी फॉर्म करता है, ठीक है। अब मिशेल की जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि एटीपी सिंथेसाइज किया जा सके बाय डेवलपिंग अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट एक मेम्ब्रेन के चारों ओर मेम्ब्रेन के अंदर बन जाता है, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट एक चैनल के जरिए जब पास होता है तो उसे एटीपी जनरेट हो जाता है। ऐसा थैलाकोइड में होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। सो ऐसा होता है। ये किसने हाइपोथेसाइज किया था? मिशेल ने। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन था वो हमने पढ़ा था। नॉन साइक्लिक रिएक्शन, हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ी थी। उसमें हमने ये देखा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से कैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 पे जंप होके आता है और फाइनली रिड्यूस कर देता है NADP को, NADP प्लस को NADPH में। यानी ये तो बन गया, ये तो आपको समझ आ गया कि ये फॉर्मेशन तो होती है। साथ ही साथ हमने ये देखा यहाँ पर ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी जो है होती है, जब हाफ ऑक्सीजन निकल जाती है पानी के अंदर से, है ना, ये भी हमने देखा। यानी ये 2 प्रोडक्ट तो यहाँ बन गए। अब एटीपी भी बनता है। इस एटीपी के बारे में कोई जानकारी हमने नहीं दी थी। तो एटीपी बनता है ये कीमोऑस्मोटिक थ्योरी से, केमियोस्मोटिक थ्योरी से, जो कि मिशेल ने दी है, हाइपोथेसाइज की है, और उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बनना जरूरी है। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक क्विक रेफरेंस ले लेते हैं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो बनता कैसे है। पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। एक एक करके लाइंस को, थ्योरीज को थोड़ा सा पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए कि एक्चुअली प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या यहाँ पर काम कर रहा है। बच्चों को जूम इन भी कर लेते हैं थोड़ा सा। ड्रॉ, ओके, जूम हो जाता है, ठीक है।
सो ये हमारे पास पिक्चर आ गई पूरी। देखिए यहाँ पर ये आपकी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का एक चित्रण है, यानी एक चित्र दे रखा है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का ये इनर साइड है, ठीक है, दिस इज इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, और बाहर क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। अब ये फोटोसिस्टम 2 फोटोसिस्टम 1 दोनों के दोनों एक्चुअली मेम्ब्रेन के अंदर ही होते हैं, अंदर की ल्यूमेन के अंदर नहीं होते। थैलेकॉइड के अंदर ल्यूमेन जो है उसमें नहीं होते, मेम्ब्रेन में होते हैं। फोटोसिस्टम 1 मैंने बताया था आउटर मेम्ब्रेन में होता है और स्ट्रोमा साइड में भी होता है, और फोटोसिस्टम 2 जो है वो कहाँ पे होता है, आपका इनर मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। अब और बीच में एक मोबाइल कैरियर होते हैं जो कि फोटोसिस्टम 2 से साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम से फोटोसिस्टम 1 में क्या पास ऑन करते हैं, प्रोटॉन्स पास ऑन करते हैं, ठीक है, हमें दिख रहा है राइट, प्रोटॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करते हैं। अब हुआ क्या होगा, हुआ ये था कि यहाँ फोटोसिस्टम 2 पे वाटर टूटा, यानी H2O टूटा। H2O किस में टूटा, फोटोलाइसिस हुआ यहाँ पर रिएक्शन सेंटर की वजह से, और क्या बना, ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ। ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पर इवॉल्व हुआ, हाफ ऑक्सीजन के साथ यहाँ इवॉल्व हुआ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो जंप होके यहाँ पर मोबाइल कैरियर लेके जा रहे थे इनको। सबसे पहले प्लास्टोक्विनोन लेकर गया साइटोक्रोम के बाद, साइटोक्रोम से कौन लेके गया इसमें, प्लास्टोसाइनिन लेके गया, ठीक है। अब ये प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन जब दो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे थे, फॉर एग्जांपल यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसने मेम्ब्रेन के अंदर एटम को स्टेबल रखने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो निकालेंगे उतने ही प्रोटॉन वो यहाँ जनरेट करेंगे, राइट। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वाटर टूटा था तो 2 प्रोटॉन यहाँ जनरेट हुए ही थे। अब इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो प्रोटॉन भी पास ऑन किए होंगे, तो प्रोटॉन कहाँ जाएंगे, प्रोटॉन जो है वो ल्यूमिन के अंदर इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। अब जैसे फिर साइटोक्रोम बी एंड एफ कॉम्प्लेक्स के जरिए अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ प्लास्टोक्विनोन के पास थे उन्होंने अब इनको दे दिया, ये रिड्यूस हो गए। ये रिड्यूस होने के बाद उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को वो पास कर देते प्लास्टोसाइनिन को, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन वो कहाँ डाल देते हैं, ल्यूमिन के अंदर, ठीक है। फिर प्लास्टोसाइनिन जो है वो जाता है, वो ट्रांसफर करता है वही 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, फोटोसिस्टम 1 पे, जितने इलेक्ट्रॉन उसने पास ऑन किए उसी चीज को स्टेबलाइज करने के लिए उतने प्रोटॉन वो कहाँ डाल देता है, ल्यूमिन के अंदर। अब ऐसा होते होते जो सारे प्रोटॉन्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ल्यूमिन के अंदर, यानी मेम्ब्रेन के एक साइड पे प्रोटॉन्स जो है वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उतने ही प्रोटॉन ल्यूमिन के अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे फोटोसिस्टम 1 के अंदर क्या हुआ। फोटोसिस्टम 1 के लिए ये जो एंजाइम है यहाँ पर NADP+ NADPH, ये कहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन में होता है ये, और इसको रिड्यूस करने की जो एंजाइम है वो कहाँ पर होती है, NADPS रिडक्टेज होती है वो एंजाइम। NADP रिडक्टेज रिड्यूस करती है और वो 2 प्रोटॉन ले लेती है, ठीक है। वो 2 प्रोटॉन कहाँ से ले रही है अपने आप को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रोमा में से, ठीक है। ये जो साइड है वो स्ट्रोमा की साइड है, वो स्ट्रोमा में से 2 प्रोटॉन लेती है और इसको रिड्यूस कर देती है, NADPH बना देती है, ठीक है। अब ये भी जो है उतने ही प्रोटॉन जो है कहाँ पर चले जाएंगे, फिर से ल्यूमिन के अंदर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कहाँ पे प्रोटॉन इकट्ठे हो गए हैं, ल्यूमिन की साइड पे इकट्ठे हो गए हैं। जितने प्रोटॉन ल्यूमिन में इकट्ठे होंगे उतना ही ज्यादा इम्बैलेंस क्रिएट होगा मेम्ब्रेन में, राइट। बाहर प्रोटॉन नहीं है, अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हो गए। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट हैज बीन शोन बाय द मिशेल इन बोथ थैलेकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जब भी फॉर्म होगा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। यहाँ कहाँ बना है, इनसाइड दी ल्यूमिन, इनसाइड द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के भी अंदर साइड ल्यूमिन में यानी कैविटी में। अब जो ये बना है अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, मैंने इसकी स्लाइड में क्या क्या बताया हुआ है, ये भी एक बार एक लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये प्रोसेस में हुआ क्या। अब देखिए थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल है जो कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। इसमें ये इसके पास 2 यूनिट होती हैं, एक होती है F0 यूनिट, दिस इज F0 यूनिट जो कि मेम्ब्रेन के अंदर साइड है, और एक F1 जो कि मेम्ब्रेन के बाहर की साइड है। ट्रांस मेम्ब्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन को ट्रांसफर कर रही है। ये सारा का सारा जो प्रोटॉन है उसको इक्वलाइज करने के लिए दोनों साइड में एक चैनल के जरिए बाहर निकाल देती है, और वो यूज हो जाता है एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, विच इज बाय द एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है। जैसे ही वो उस प्रोटॉन को बाहर निकालती है एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को यूज कर लेती है, उस सारे प्रोटॉन को यूज कर लेती है टू कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी, ठीक है। इस तरह से एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है, ये एटीपी जो कि चाहिए था, और साथ ही साथ यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस हो गया था, एटीपी प्रोड्यूस हो गया। ये दोनों की दोनों क्या है, आपके लाइट
लाइट डिपेंडेंट फेज के दोनों प्रोडक्ट है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी एक प्रोडक्ट है। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जाके आपके नेक्स्ट डार्क रिएक्शन के अंदर जो है बायोसिंथेसिस फेज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आएंगे। बट अभी ये क्या है, एक स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म का एक पार्ट है और इस तरह से एटीपी फॉर्म होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अभी एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली ये पूरी प्रोसेस में क्या हुआ होगा। देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो मैंने अभी आपको बताया वाटर मॉलिक्यूल टूटा होगा। ठीक है, इनसाइड द थैलाकॉइड के अंदर की साइड यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई और उसमें क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए, यानी प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए, जिसके मतलब ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन इकट्ठा होना शुरू हो गए। देन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू द फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 पे जाते वक्त साइटोक्रोम भी था, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन पास ऑन हो रहे हैं। प्रोटॉन, जितने आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उतने ही प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहे हैं, अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, वो कहाँ पर हैं, वो बाहर की साइड है, वो बाहर की साइड है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड पास ऑन कर रहे हैं, उतने ही प्रोटॉन ड्रॉप कर रहे हैं। वो जितना इलेक्ट्रॉन वो ले रहे हैं उतना ही प्रोटॉन वो अंदर की साइड, ल्यूमिन की साइड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो इन्होंने ये लिखा भी है यहाँ पर, मैंने ये मेंशन भी किया है, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसलोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन तो जो ये प्राइमरी एक्सेप्टर्स हैं फोटोसिस्टम 2 के भी 1 के भी, यहाँ पर आपका प्राइमरी एक्सेप्टर है थियोफाइटिन और यहाँ पर फोटोसिस्टम 1 में क्या है, फेरेडॉक्सिन। ये दोनों के दोनों प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद प्रोटॉन को कहाँ पर डाल देते हैं, प्रोटॉन, क्योंकि खुद वो क्या हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं ना। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन दूसरे को देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, प्रोटॉन को दे देंगे, प्रोटॉन देंगे तो वो कहाँ देंगे, ल्यूमेन में, क्योंकि एक तो ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स हैं दोनों के दोनों। एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, फाइनली अगर आप यहाँ देखिए, फेरेडॉक्सिन इज accompanied by a NADP reductase enzyme which is going to convert NADP plus to NADPH। ये कहाँ पर है, रिडक्टेज एंजाइम स्ट्रोमा साइड पे, मैंने बताया था स्ट्रोमा साइड पे है। तो इलेक्ट्रॉन्स केम आउट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन PS1 से इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो प्रोटॉन चाहिए रिड्यूस करने के लिए NADP प्लस को NADPH में, ठीक है, वो भी आते हैं। ये प्रोटॉन जो है वो कहाँ से रिमूव होते हैं, स्ट्रोमा में से रिमूव होते हैं, उसको इक्वलाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये प्रोटॉन कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, स्ट्रोमा की साइड से रिमूव हो रहे हैं, और कहाँ पे आ रहे हैं, ल्यूमेन में आ रहे हैं। यानी स्ट्रोमा की साइड से सारे प्रोटॉन चले गए और सारे प्रोटॉन कहाँ आ गए, ल्यूमेन में। दिस क्रिएट एन इम्बैलेंस। अब इस इम्बैलेंस को संभालने के लिए, इक्वलाइज करने के लिए, इस ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए स्ट्रोमा में जितने भी प्रोटॉन थे वो सब धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं, अंदर साइड आ रहे हैं। तो सारा ल्यूमिन के अंदर, थैलाकॉइड के ल्यूमिन के अंदर प्रोटॉन इकट्ठा हो गया, लेकिन बाहर स्ट्रोमा की साइड प्रोटॉन कम हो गए। तो इस ग्रेडियंट को, जो कि इनर साइड बन गया प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसे ब्रोक करने के लिए, इसको ब्रोकन करने के लिए, ब्रेक करने के लिए मूवमेंट जरूरी थी प्रोटॉन की अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। ठीक है, जो कि अभी तक कहाँ चल रही थी, स्ट्रोमा से सारा का सारा प्रोटॉन मूवमेंट अभी कहाँ चल रहा था, स्ट्रोमा से ल्यूमेन में, स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन में। सारे जब बहुत ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे हो गए तो उनको बाहर ले जाना जरूरी है। ये कौन करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल ऑफ F0। ठीक है, और किसका ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल F0 है, एटीपीएस एंजाइम का, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का, जो एटीपी बनाती है। वन पार्ट ऑफ दिस एंजाइम, अब ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है। जो वन पार्ट यहाँ पर एंजाइम का मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है वो है F0, और जो दूसरा पार्ट जो बाहर है वो है F1। ठीक है, वो बाहर की तरफ है, वो सारे प्रोटॉन को बाहर की तरफ चैनलाइज करेगा, स्ट्रोमा की साइड चैनलाइज करेगा, और क्या बना देगा, एटीपी। अब ये जो एटीपी प्रोड्यूस हो गया वो किसके लिए काम आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो फॉर द प्रोटॉन मोटर फोर्स जनरेशन विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी ड्यूरिंग द फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी जब आपकी लाइट रिएक्शन चल रही होती है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन चल रही होती है, तो एटीपी कैसे फॉर्म होता है, दिस हैज बीन डिस्कवर्ड, दिस हैज बीन प्रपोज्ड बाय द मिशेल, एंड ये आपकी थ्योरी थी। आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम जरूर बात करेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में, C3C4 प्लांट के बारे में। थैंक यू।